नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेन चतुर्वेदी रेवाड़ी लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कल जो साइटोलॉजी की क्लास चल रही थी उसमें अपन लोग जो कोशिका थी, कोशिका के बारे में, कोशिका का इतिहास था, कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार थे, कोशिका के प्रकार थे, कोशिका के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती हैं इनमें जो कोशिका की आमाप है और आकार है, इसके आधार पर कोशिकाओं के प्रकार को पढ़ चुके थे। अब जो साइटोलॉजी के अंतर्गत जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था कोशिकाओं के प्रकार। तो जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के प्रकार, कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो है इसे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, और जो दूसरी है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक जो है इसे हिंदी में असीम केंद्र की तथा यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसे ससीम केंद्र की के नाम से जाना जाता है। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये होती क्या हैं? तो देखिए, जो कोशिका है इसका सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली और कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंतर्गत जो केंद्रक झिल्ली है या केंद्रक जो होता है वो अस्पष्ट रूप से पाया जाए, अर्थात केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है या केंद्रक झिल्ली जो होती है वो अस्पष्ट रूप से पाई जाती है, इन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जबकि वे कोशिकाएं जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक और केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, उन कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनके अंदर जो अन्य अंतर हैं, इन अंतरों की अगर अपन बात करते हैं तो प्रमुख अंतर हैं वो इस प्रकार हैं। ये है प्रोकैरियोटिक और ये है यूकैरियोटिक। जो पहला अंतर आता है, पहला तो इसकी जो परिभाषा थी अभी मैंने बोला आपके सामने, वे कोशिकाएं जिनमें आद्य केंद्रक उपस्थित होता है, अर्थात केंद्रक जो होता है वो या तो अनुपस्थित है अथवा अस्पष्ट रूप से पाया जाता है, इन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जबकि सुस्पष्ट केंद्रक युक्त, केंद्रक झिल्ली युक्त कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर अन्य अंतरों के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से जो कोशिकांग हैं, कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं, ये कोशिकांग जो हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी कोशिकांग जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। इनका जो आकार आमाप होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आमाप जो होता है वो 0.1 से और 5 माइक्रोन मिली आमाप का की कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो 5 माइक्रोन मिली से और 20 माइक्रोन मिली आमाप की पाई जाती हैं। ये जो कोशिकाएं होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इनमें राइबोसोम, जो राइबोसोम है वो उपस्थित होता है। एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी कोशिकांग जो होते हैं, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का जो राइबोसोम है, S श्वेत वर्ग इकाई होती है। इसकी 2 उप इकाइयाँ होती हैं। छोटी उप इकाई 30S की होती है और बड़ी उप इकाई जो होती है वो 50S की होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनमें 80S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। इसकी भी 2 उप इकाइयाँ होती हैं। छोटी उप इकाई जो होती है वो 40S की होती है और बड़ी उप इकाई जो होती है वो 60S की होती है। 2 प्रकार की उप इकाइयाँ हैं, 40S 40S और 60S की उप इकाइयाँ पाई जाती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके अंतर्गत जो श्वसनांग है अर्थात जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो इनकी कोशिका झिल्ली पर पाई जाती है, अर्थात कोशिका झिल्ली के द्वारा श्वसन जो होता है वो संपन्न होता है। जबकि जहां यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं इसमें श्वसन अंगक के रूप में प्रमुख रूप से एक महत्वपूर्ण कोशिकांग जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जबकि यहाँ पर जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होगी, कोशिका झिल्ली पर संपन्न होती है। नेक्स्ट जहाँ बात करते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके अंतर्गत प्रमुख रूप से जो विभाजन हैं, कोशिकाएं जो होती हैं इनमें प्रमुख रूप से 3 प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं। एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है जिसको माइटोसिस कहा जाता है, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस कहा जाता है और एक होता है असूत्री विभाजन जिसको एमाइटोसिस कहा जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें प्रमुख रूप से असूत्री विभाजन पाया जाता है। असूत्री यानी एमाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। ये विभाजन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें समसूत्री भी पाया जाता है, अर्धसूत्री भी पाया जाता है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों जो होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत पाए जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं। मैंने बोला अभी आपके सामने कि कोशिकांग जो होते हैं प्रमुख रूप से जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम है वही कोशिकांग के रूप में उपस्थित होता है। इनका जो केंद्रक होता है यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आद्य केंद्रक पाया जाता है, इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। केंद्रकाफ के नाम से जाना जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक को। इसके अलावा जहां पर बात करते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं के उदाहरणों की अगर अपन बात करें तो जो उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्य तौर पर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, इन कोशिकाओं एक कोशिकीय जो जीव होते हैं इनमें ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जबकि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होंगी? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद अभी मैंने आपके सामने कल बताया था कि 1932 में 2 वैज्ञानिक थे, नाम था नॉल एंड रस्का। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इसकी खोज होने के पश्चात जो कोशिका थी, इस कोशिका की जो परासंरचना थी इसका अध्ययन किया गया और यहां से एक विज्ञान की नई शाखा बनी थी जिसका नाम था अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी जो थी इसका जो उद्भव था वो 1932 में हुआ था और इसके अंतर्गत जो कोशिका की जो परासंरचना थी, इसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर थी उसका ज्ञान जो था वो वैज्ञानिकों को प्राप्त हुआ था। यहाँ पर जो कोशिका थी, अभी तक केवल कोशिका की बाह्यतम संरचना जो थी वो वैज्ञानिकों को ज्ञात थी, लेकिन इसके पश्चात जो है वो कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सामान्य तौर पर जो कोशिकाएं होती हैं, जहाँ पर आकार आमाप की बात करते हैं तो मैंने बोला आकार आमाप जो है वो प्रमुख रूप से आकार तथा आमाप अर्थात शेप
एंड साइज। भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न आकृति की और भिन्न भिन्न आमाप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन अमूमन यहां बात करते हैं सामान्य तौर पर जो साइज है वो लगभग जो अनेक जीव हैं उनमें एक समान कोशिकाएं जो होती हैं वो उपस्थित होती हैं, और इनके अंतर्गत प्रमुख रूप से 5 मिली माइक्रोन आमाप से 20 माइक्रोन मिली तक की कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवों में पाई जाती हैं। 5 माइक्रोन मिली से 20 माइक्रोन मिली तक की कोशिकाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं। कल बताया था आपको कि कुछ अपवाद हैं जिनमें सबसे छोटी कोशिका थी माइकोप्लाज्मा था, सबसे बड़ी कोशिका थी शुतुरमुर्ग का अंडा था। इसके अलावा प्राणियों में सबसे लंबी कोशिका जो थी वो मानव की नर्व सेल थी, तंत्रिका कोशिका थी, और जो पादप होते हैं इनके अंदर पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका जो थी वो बोहरीविया नीविया थी। इसके अंतर्गत यहाँ पर बात करते हैं, अब शेप की जो बात की जाती है तो भिन्न भिन्न आकृति की कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवों में पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर जो गोलाकार कोशिकाएं होती हैं, गोलाकार, ये जीवाणुओं में पाई जाती हैं। जीवाणु जो होते हैं उनकी आकृति जो होती है वो गोलाकार आकृति की होती है। अंडाकार जो है, अंडाकार कोशिका जो होती है वो जंतु कोशिका होती है। जंतु कोशिका जो होती है वो सामान्य तौर पर अंडाकार आकृति की होती है। आयताकार जो होती है, आयताकार कोशिका जो होती है वो पादपों में पाई जाती है। पादप कोशिका की आकृति जो होती है वो सामान्य तौर पर कैसी होती है, आयताकार आकृति की होती है। आयताकार के बाद में अगर अपन बात करते हैं दंडाकार, ये पूछा गया प्रश्न है, रेलवे में पूछा गया था, दंडाकार। लैक्टोबैसिलस एक नाम है, लैक्टोबैसिलस, ये एक जीवाणु का नाम है जो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये सामान्य तौर पर कैसी आकृति का होता है, दंडाकार आकृति का होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं बेलनाकार आकृति की कोशिकाएं, तो जो मसल्स होती हैं, मांसपेशी कोशिका जो होती है, मांसपेशी, वो कैसी आकृति की होती है, बेलन की आकृति की होती है। बेलनाकार कोशिकाएं जो होती हैं वो मांसपेशी के अंतर्गत पाई जाती हैं। ये जो है ये इसका आकार था, आमाप अपन ने कल पढ़ा था, सामान्य तौर पर 5 माइक्रोन मिली से 20 माइक्रोन मिली के आमाप की कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवों में पाई जाती हैं। इसमें इससे कम आमाप की और इससे बड़े आमाप की जो कोशिकाएं थी वो अपवाद के रूप में थी, जिसको अपन कल पढ़ चुके थे। अब जो कोशिका थी इसके आकार आमाप के आधार पर प्रमुख रूप से जो जीव हैं उन जीवों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक पादप हैं और एक जंतु हैं। तो अगर कोशिकाओं का भी अध्ययन करें तो अपन पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन करें तो जहां पर जंतु कोशिकाएं जो होती हैं वो अंडाकार आकृति की होती हैं और जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो आयताकार आकृति की होती हैं। जंतु कोशिकाएं तो कैसी होती हैं, अंडाकार, और जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, आयताकार आकृति की होती हैं। अब जो जंतु कोशिका है उसकी स्ट्रक्चर अगर अपन बनाते हैं तो वो इस प्रकार बनती है। देखिए, जो कोशिका है इसके अंतर्गत जो इसका जो सबसे बाह्यतम आवरण होता है वो होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो है इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानी जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा कला के या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी ये जानी जाती है। और ये है, इसको कहते हैं क्योंकि ये केंद्रक का सबसे बाह्यतम आवरण है इसलिए इसे केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली है और वो कोशिका झिल्ली है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य का जो स्पेस है, ये जो रिक्त स्थान है, इसमें भरा हुआ ये जो द्रव्य है, इस द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म के नाम से इसको जाना जाता है।
अब जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंतर्गत पाए जाने वाले ये जो विभिन्न संरचनाएं जो दिखाई दे रही हैं, इन संरचनाओं को कोशिका के कोशिकांग कहा जाता है। और कोशिकांग जो होते हैं, इनमें प्रमुख रूप से जो कोशिकांग हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया, रेक्टिका, इसके अलावा ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसको कहते हैं अंतः प्रदप्पई जालिका, इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का के नाम से जाना जाता है, अंतःप्रदप्पई जालिका। ये है गोल्जी कार, गोल्जी कार कह सकते हैं, गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम है जो अंतःप्रदप्पई जालिका है, ये राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की है। इसे ये जो है जिसके ऊपर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रदप्पई जालिका कहा जाता है। और दूसरी जो है जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं इसे RER के नाम से जाना जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये दोनों प्रकार की जो अंतःप्रदप्पई जालिकाएं हैं ये केंद्रक के पास में, केंद्रक के जो पास है उसमें ये नलिकाओं के समान संरचनाओं के रूप में पाई जाती हैं। तो ये जो हैं ये कोशिकांग होते हैं, प्रमुख रूप से कोशिकांग पाए जाते हैं। ये जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में कोशिकांगों की अगर अपन बात करते हैं तो एक कोशिकांग जो होता है वो इसके अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, परंतु वह जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें अनुपस्थित होता है। और इस कोशिकांग का नाम होता है तारककाय। तारककाय, तारककाय जो होता है वो केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका की जब संरचना पढ़ेंगे तो उसमें भी एक रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है और उसका नाम होता है लवक या प्लास्टर जिसको कहते हैं अपन। वो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सामान्य तौर पर जो कोशिका होती है, इस कोशिका को, ये जो कोशिका है अंडाकार आकृति की कोशिका है, जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका का जब अपन अध्ययन करते हैं तो प्रमुख रूप से इन 3 पॉइंटों के रूप में अध्ययन किया जाता है। पहला नंबर आता है कोशिका झिल्ली है, दूसरा नंबर आता है जिसको अपन सामान्य तौर पर ये जो संरचना है इसको केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक, केंद्रक जो है इसके अंतर्गत ये जो संरचना पाई जा रही हैं इनको केंद्रक के अंतर्गत क्रोमेटिन तंतु होते हैं, क्रोमेटिन तंतु। और ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसे केंद्रिका कहा जाता है, न्यूक्लियोलस के नाम से जानी जाती है, केंद्रिका कहा जाता है। केंद्रक के अंदर जो है यानी केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है वो केंद्रक द्रव्य भरा रहता है। अब मैंने बोला जो कोशिका है, इस कोशिका का अध्ययन जो है वो प्रमुख रूप से अपन 3 पॉइंटों के रूप में करेंगे। पहला नंबर आता है कोशिका झिल्ली, दूसरा नंबर आता है कोशिका द्रव्य। ये तो केंद्रक झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य में भरा हुआ जो द्रव्य है उसे क्या कहा जाएगा? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। तो नंबर 2 पॉइंट आता है कोशिका द्रव्य। और नंबर तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है केंद्रक। वो कौन सा पॉइंट है? केंद्रक। तो ये जो केंद्रक है इसकी अगर अपन की बात करते हैं तो ये तीसरा पॉइंट होता है। तो जो कोशिका है इसकी संरचना का अध्ययन जो है वो 3 पॉइंटों के रूप में किया जाता है। पहला पॉइंट आता है कोशिका झिल्ली, दूसरा पॉइंट आता है जिसको अपन कहेंगे कोशिका द्रव्य, और तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है केंद्रक। अब सबसे पहले कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो संरचना है सामान्य तौर पर कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। ये जो संरचना होती है ये अर्धपारगम्य तथा चयनात्मकता प्रदर्शित करती है, अर्थात ये सेलेक्टिविटी प्रदर्शित करती है। अर्धपारगम्य होती है अर्थात कुछ जो पदार्थ हैं
उनके लिए तो ये आवागमन के क्षेत्र में, अर्थात कुछ पदार्थ को अंदर आने देती है, कुछ पदार्थों को अंदर नहीं आने देती है, कुछ पदार्थ इससे बाहर निकल सकते हैं, कुछ पदार्थ जो होते हैं वो इससे बाहर नहीं निकलते हैं। चयनात्मकता का मतलब होता है जो पदार्थ इसके लिए आवश्यक होते हैं केवल उन्हें ही अंदर आने देती है, जो इसके लिए हानिकारक होते हैं उन पदार्थों को ये यहीं पर रोक देती है। ऐसे ही जो इसमें उत्सर्जी पदार्थ होते हैं केवल उन्हें ही बाहर जाने देती है, जबकि जो इसके लाभकारी पदार्थ होते हैं उन्हें यह बाहर नहीं जाने देती है। तो सामान्य तौर पर ये अर्धपारगम तथा चयनात्मक होती है। सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इस पर से जो प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में नागेली ने बताया था। नागेली जो थे उन्होंने कोशिका झिल्ली के बारे में बताया था। कोशिका झिल्ली जो होती है प्रमुख रूप से जब जो प्रश्न पुटअप किया जाता है वो किया जाता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है। तो सामान्य तौर पर जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है वो वसा तथा प्रोटीन की बनी होती है। वसा तथा प्रोटीन, या तो वसा तथा प्रोटीन ऑप्शन में मिलता है अथवा इसके स्थान पर एक दूसरा ऑप्शन भी मिल सकता है और वो होता है फास्फोलिपिड, अर्थात फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। फास्फोलिपिड, यहाँ फास्फो का मतलब प्रोटीन से लिया गया है, फास्फेट समूह से लिया गया है, और लिपिड जो है वो वसा से ली गई है। तो वसा तथा प्रोटीन या फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। ये जो वसा तथा प्रोटीन की जो परतें होती हैं, इन परतों के आधार पर, ये जो परतें थी इन परतों के आधार पर इसकी स्ट्रक्चर जो थी, इसकी जो संरचना थी कोशिका झिल्ली की, इसको भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने समझाया था। इसमें जो प्रमुख रूप से अगर अपन बात करते हैं तो जो समझाने वाले वैज्ञानिक थे उनमें प्रमुख रूप से जो इसका पहला मॉडल जो था वो था इकाई कला मॉडल। इकाई कला मॉडल। दूसरा जो मॉडल था वो था सैंडविच मॉडल, और तीसरा जो था वो था तरल मोज़ेक मॉडल। ये तीन मॉडल जो थे वो इसकी स्ट्रक्चर जो थी, इसकी संरचना जो थी, उसको समझाने के लिए प्रतिपादित किए गए। इकाई कला मॉडल जो था वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्टसन ने प्रतिपादित किया था। सैंडविच मॉडल जो था वो दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डैनियली तथा डेवसन। इन दोनों ने सैंडविच मॉडल जो था वो प्रतिपादित किया था। और तरल मोज़ेक मॉडल जो था ये सर्वमान्य मॉडल था। तरल मोज़ेक मॉडल, इसके बारे में पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है। तरल मोज़ेक मॉडल जो था वो किसने प्रतिपादित किया था? तो दो वैज्ञानिक थे, नाम था सिंगर तथा निकोलसन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर तरल मोज़ेक मॉडल जो था वो प्रतिपादित किया गया था। ये सर्वमान्य मॉडल है तरल मोज़ेक मॉडल। इकाई कला मैंने बोला अभी आपके सामने, वसा तथा प्रोटीन की कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है, और ये वसा तथा प्रोटीन जो है इनकी जो परतें हैं, इन परतों की व्यवस्था के आधार पर ये तीन मॉडल प्रतिपादित किए गए थे। पहला था इकाई कला मॉडल, अर्थात इसमें प्रोटीन और वसा की परतें जो होती हैं वो एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, एक दूसरे पर स्थित होती हैं। इसे इकाई कला मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जाना जाता है, इकाई कला मॉडल के नाम से जाना जाता है। दूसरा मॉडल जो था वो सैंडविच मॉडल होता है। सैंडविच मॉडल जो था इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से जो प्रोटीन और वसा की परतें होती हैं, उनके अंतर्गत जो प्रोटीन की परतें होती हैं, ये जैसे सैंडविच होता है उसी के आकार, उसी के आधार पर ये जो वसा और प्रोटीन की परतें होती हैं वो व्यवस्थित होती हैं। डैनियल तथा डेवसन ने प्रतिपादित किया था। तीसरा जो होता है वो होता है तरल मोज़ेक मॉडल। इसके बारे में पूछा भी गया है। तरल मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर तथा निकोलसन ने प्रतिपादित किया गया था। इसके अंतर्गत कोशिका झिल्ली की जो संरचना होती है उसके अंतर्गत जो लिपिड्स हैं, लिपिड के अंदर जो प्रोटीन है वो उपस्थित होती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो ये जो तरल मोज़ेक मॉडल था वो सिंगर तथा निकोलसन ने प्रतिपादित किया था।
अब जो कोशिका झिल्ली है, इसकी अगर अपन आगे बात करते हैं, कोशिका झिल्ली का जो प्रमुख कार्य होते हैं उन कार्यों की बात करें, कोशिका झिल्ली जो होती है वो यहाँ पर जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें भी पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनमें भी पाई जाती है, पादप कोशिकाएं जो होती हैं इनमें भी पाई जाती है, और जंतु कोशिकाएं जो होती हैं इनमें भी उपस्थित होती है। ये जंतु कोशिका में सबसे बाह्यतम आवरण होता है, जबकि पादप कोशिकाएं जो होती हैं इनमें इसके ऊपर एक और आवरण पाया जाता है और वो कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिका भित्ति जो होती है ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, जंतु कोशिकाओं में जो है वो अनुपस्थित होती है। तो कोशिका झिल्ली जो है, इसके कार्यों की बात करते हैं तो कार्यों के अंतर्गत ये प्रमुख रूप से कोशिका का सबसे बाह्यतम आवरण होता है तो सुरक्षा का कार्य करती है। सभी कोशिकांग जो होती हैं इन कोशिकाओं की सुरक्षा का कार्य जो होता है वो कोशिका झिल्ली का होता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं इन पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में और विभिन्न प्रकार के पदार्थों को कोशिका के अंदर लाने का भी कार्य जो होता है वो किसका होता है, कोशिका झिल्ली का होता है। कोशिका झिल्ली जो है इसके अंतर्गत जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के अंदर मैंने दूसरा पॉइंट बोला था आपके सामने, जो दूसरा पॉइंट है वो है केंद्र, ये कोशिका झिल्ली है और ये केंद्रक झिल्ली है। इन दोनों के मध्य का जो रिक्त स्थान है इसमें भरा हुआ जो द्रव्य है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ये साइटोप्लाज्म जो है वो दूसरा पॉइंट है इसका। और दूसरे पॉइंट के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य जो है ये प्रमुख रूप से केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य में स्थित होता है। इसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न जो संरचनात्मक ये जो संरचनाएं पाई जा रही हैं, इन संरचनाओं को कोशिका के अंग या कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका के अंग या कोशिकांग के नाम से इनको जाना जाता है। जो कोशिकांग होते हैं इन कोशिकांगों में अब एक यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं। पहला नाम एक शब्द आता है, इसको कहते हैं अपन जीव द्रव्य, इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य के बारे में जैसा कि जो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने इस शब्द को प्रतिपादित किया था जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को 1837 में। ये जीव द्रव्य होता क्या है, तो देखिए केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव्य कहलाता है। और केंद्रक द्रव्य को अपन इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से इसको जाना जाता है। इधर ये केंद्रक झिल्ली है और ये कोशिका झिल्ली है, इसके मध्य में भरा हुआ द्रव्य क्या कहलाता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं अपन, अर्थात कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म है। तो केंद्रक द्रव्य और जो साइटोप्लाज्म यानी ये कोशिका द्रव्य है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। तो जीव द्रव्य जो है वो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य जो है इसका सम्मिलित रूप होता है। इससे आगे का जो है वो अपन अगले वीक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।